नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमएस ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अध्याय नंबर 9 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, गाड़ियों में पीछे से आ रहे वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि गाड़ियों में दोनों तरफ जो शीशे लगे होते हैं यानी जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं जिनके अंदर आप पीछे से आ रही गाड़ियों को देखते हो। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। इसका कारण ये है कि उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अगर उत्तल दर्पण की जगह आप अवतल दर्पण लगा लें गाड़ियों में तो पीछे से आ रही सारी गाड़ियां आपको उल्टी नजर आएगी, क्योंकि अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए अवतल न लगाकर वहां उत्तल दर्पण लगाया जाता है। अगला सवाल, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी गाड़ियों में सामने की तरफ जो हेडलाइट लगी होती है जिनसे रोशनी निकलती है, उन हेडलाइट के अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है। तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लगाने का फायदा ये है कि अवतल दर्पण किरणों को बिल्कुल सीधा फैलाएगा, जिससे कि लाइट दूर तक सीधी जाएगी। अगर उनकी जगह उत्तल दर्पण लगा दोगे तो उत्तल दर्पण किरणों को वहीं का वहीं फैला देगा, यानी रोशनी दूर तक नहीं जाएगी। इसलिए अवतल दर्पण ही वहां लगाया जाता है। अगला सवाल, शेविंग बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। शेविंग, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं दाढ़ी बनाना, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम आएगा। इसका उत्तर है अवतल दर्पण। अब शेविंग में अवतल दर्पण ही क्यों काम में लेते हैं। इसका कारण ये है कि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे आपका चेहरा कांच में बड़ा नजर आएगा और दाढ़ी बनाने में आसानी रहेगी। इसलिए अवतल दर्पण में ही शेविंग बनाना आसान रहता है। अगला सवाल, दंत चिकित्सक दांतों की जांच करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो जब आपकी दांतों की जांच करते हैं तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। और अवतल ही क्यों होगा वो भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अवतल दर्पण दांत का क्या बनाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, जिससे कि डॉक्टर को वो दांत आसानी से दिखाई देगा। इसलिए अवतल दर्पण ही वो इस्तेमाल करेगा। अगला सवाल, दर्पण सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f का मतलब होता है दर्पण की फोकस दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है बिंब। बिंब यानी वस्तु की दूरी। तो दर्पण सूत्र हुआ 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला सवाल, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। देखिए, साधारणतया अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे बनते हैं, लेकिन केवल एक ही जगह ऐसी है जहाँ वस्तु को आप रखोगे तो उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब उस जगह का नाम आपको बताना है। तो वो जगह हुई फोकस और ध्रुव के बीच। यानी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में अगर आपने वस्तु को रख दिया तो उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बाकी कहीं भी आप रख दोगे तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका आंसर है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और हीरे के साथ साथ आपको कांच का भी याद रखना है। ये भी मोस्ट है, ये भी आ सकता है कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। दोबारा देख लीजिए, हीरे का 2.42 और कांच का 1.5। अगला सवाल, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले आपको यहाँ बता दें कि प्रकाश तंतु होता क्या है। देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब संकेत भेजने होते थे, मतलब जैसे कि सीकर से जयपुर के बीच में आपको टेलीफोन लाइन डालनी है, तो पहले धातुओं से बनी हुई केबल काम में आती थी, परंतु उस केबल की काफ़ी शिकायतें रहती थी। इसलिए आजकल केबल की जगह में एक नई टाइप की केबल, जिसको प्रकाश तंतु बोला जाता है, यानी इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर बोला जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पुरानी केबल में तो संदेश एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचते थे तो वो करंट के रूप में पहुंचते थे, लेकिन प्रकाश तंतु के अंदर संकेत एक जगह से दूसरी जगह जाने में करंट के रूप में नहीं जाते, बल्कि प्रकाश के रूप में जाते हैं।
इसलिए आपको बताना है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हुआ प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम बताइए। यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश जो सफ़ेद रंग का होता है, उसे अगर आप प्रिज्म में से गुजारें तो वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाएगा, जिसको हम साधारण भाषा में इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो आपको उस स्पेक्ट्रम यानी इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उनका क्रम बताना है। तो इसका उत्तर होगा बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्रम ऐसा कैसा याद होना चाहिए, एक भी कलर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्रम को याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और वो ट्रिक ये है कि बेजानी है पीनाला, बेजानी है पीनाला। इस छोटी सी ट्रिक से आपको सारे के सारे रंग एक क्रम में याद हो जाएंगे। अगला सवाल, प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। यानी अभी जो हमने स्पेक्ट्रम देखा रंगों का, उन सभी रंगों में से किस रंग का वेग यानी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर होगा लाल रंग का। यानी लाल रंग जो है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए वो इंद्रधनुष में आपको ऊपरी ऊपर नजर आएगा। तो जब हमने सर्वाधिक की बात कर ली तो सबसे कम की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे कम स्पीड वाला जो रंग होगा वो होगा बैंगनी, इसलिए बैंगनी आपको स्पेक्ट्रम में नीचे नीचे नजर आएगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड वाला हुआ लाल रंग, सबसे कम स्पीड वाला हुआ बैंगनी रंग। और इन दोनों के बीच का रंग है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का यानी कि मध्य का रंग जो है वो पीला कहलाता है। तो पीले रंग को मध्य का रंग माना जाता है। अगला सवाल, लेंस सूत्र लिखिए। देखिए इससे पहले जो हमने प्रश्न देखा था उस प्रश्न में दर्पण सूत्र आया था और इसमें लेंस सूत्र आया है। अब लेंस सूत्र का उत्तर होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस सूत्र हूबहू दर्पण सूत्र की तरह ही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही है कि 1/v माइनस 1/u की जगह 1/v प्लस 1/u आ जाता है। अगर प्लस आ जाता है तो वो तो दर्पण सूत्र हो जाता है, और अगर माइनस आ जाता है तो वो लेंस सूत्र हो जाता है। तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है प्लस माइनस का। तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो लेंस सूत्र हुआ 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला सवाल, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस प्रकाश को कितनी ताकत से फैला रहा है या मिला रहा है, इसी क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो परिभाषा रूप में इसको ऐसे लिख देंगे कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। अगला सवाल, नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। इस सवाल को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु हमारी आंख के कितनी नज़दीक तक आ जाए कि वो हमें साफ साफ नजर आए। यानी नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। अर्थात कोई वस्तु अगर हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर तक दूर है तो वो हमें साफ साफ नजर आएगी। 25 से और अगर नज़दीक आ गई तो फिर वो हमें धुंधली नजर आने लग जाती है और हमारी आंखों पर भी उसका विशेष जोर पड़ता है। इसलिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर मानी गई है। अब जब न्यूनतम की बात की है तो अधिकतम की भी बात कर लेते हैं। तो हमारे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो है वो अनंत मानी गई है। अर्थात अनंत तक रखी हुई वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि अनंत से उस वस्तु से आने वाली किरणें हमारी आंख तक पहुंच जानी चाहिए। अगर हमारी आंख तक उस वस्तु की प्रकाश किरणें नहीं पहुंची तो फिर वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अगला सवाल, एक उत्तल दर्पण से सदैव कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जवाब होगा आभासी व सीधा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही बनाता है। जबकि अवतल की बात करें तो अवतल दर्पण अधिकतर प्रतिबिंब जो है
वो वास्तविक व उल्टे ही बनाता है, केवल एक स्थान को छोड़कर, और उस स्थान के बारे में हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं। एफ और ओ के बीच वाला स्थान, सिर्फ वहाँ पर ही वो सीधा बनाता है, बाकी सारे आभासी बनाता है। परंतु यहाँ हम उत्तल की बात कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।